वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। अब इसमें पहली हेडिंग है बेल्जियम अ मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। आपको मालूम होना चाहिए बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है। वहाँ पर जो जातियों का जो मिक्सअप है वो कॉम्प्लेक्स एथनिक है, यानी कि वहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ हैं। उसमें डच स्पीकिंग है जो फ्लैमिश रीजन में रहती हैं, जिनका परसेंटेज आपको दिया है 59%। लिव इन द फ्लैंडर रीजन या फ्लैमिश रीजन भी कह सकते हैं। दूसरी जो जाति है, जो लोग रहते हैं एथनिक, उसको बोलते हैं फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच बोलने वाले, जिनका परसेंटेज है 40% और ये रहते हैं वॉलोनिया रीजन में। इसके अलावा जर्मन भी हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं, उनका परसेंटेज 1% है। बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो ब्रुसेल्स है, जहाँ पर इसका उल्टा है। 80% फ्रेंच रहते हैं और 20% डच रहते हैं। ठीक है, पूरे देश की बात करें तो ये परसेंटेज है, और जबकि उसके कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ पर परसेंटेज उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। 80% यहाँ फ्रेंच हो जाते हैं और 20% डच हो जाते हैं। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है, और वो कन्फ्लिक्ट क्या है फ्रेंच और डच में। फ्रेंच स्पीकर जो है वंस इकोनॉमिकली डोमिनेंट, उनका पूरा जो है इकोनॉमिक पे कब्जा था, यानी कि इकोनॉमिकली जो पूरा देश का जो था इकोनॉमिक व्यवस्था थी वो फ्रेंच लोगों के हाथों में थी। डच स्पीकर जो है वो दुखी थे, क्योंकि वो दुखी थे, इनइक्वालिटी होती थी, असमानता होती थी। सलूशन क्या निकला पावर शेयरिंग का? सलूशन ये था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या किया जाए? इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया जाए। सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी फॉर ईच कम्युनिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। इसके अलावा रीजनल ऑटोनॉमी फॉर फ्लेमिश, वॉलोनिया एंड ब्रुसेल्स। ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग अपना ऑटोनॉमी होगी, कोई किसी को दखल अंदाजी नहीं करेगा। रिजल्ट क्या हुआ? बेल्जियम ने लड़ाई से, सिविल जो वार होता है या सिविल स्ट्राइक होती है, उससे बच गया एंड केप्ट द कंट्री यूनाइटेड, और पूरा देश जो है सभी जातियों के लोग मिलकर रहने लगे। तो ये हो गया हमारा बेल्जियम के बारे में। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका का जो केस है वो एक केस ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म का है, यानी कि मेजॉरिटी के बेस में वहाँ पर सरकार बनी। वहाँ की लगभग पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़ है। वहाँ का जो एथनिक ग्रुप है, कौन से लोग रहते हैं? सिन्हाला स्पीकिंग 74% रहते हैं, जो मेजॉरिटी में है, और ज़्यादातर ये लोग बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं। तमिल भी हैं, तमिल में 18% है, और इस 18% में मोस्टली कौन कौन है? हिंदू और मुस्लिम लोग हैं। यहाँ पर तमिल को 2 कैटेगराइज किया गया है। एक है श्रीलंकन तमिल, जो वहीं के वास्तव में रहने वाले हैं, जिनको नेटिव कहा गया है, और दूसरा है इंडियन तमिल, जो ब्रिटिश काल के दौरान चाय के बागानों की काम कराने के लिए वो इंडिया से माइग्रेट होकर वहाँ श्रीलंका गए थे, इसलिए उनको इंडियन तमिल कहा जाता है। इसके अलावा भी वहाँ पर जो है 7% अराउंड, लगभग 7% जो है सिन्हाला और तमिल भी हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है? कन्फ्लिक्ट रूट क्या है, झगड़े का कारण क्या है? वहाँ आज़ादी के बाद सिन्हाला जो है मेजॉरिटी ने अपनी मेजॉरिटी के बल पे वहाँ सत्ता बना ली। पॉलिसीज लाइक सिन्हाला ओनली एक्ट पास करा दिया, जिसमें जॉब और एजुकेशन में केवल सिन्हाला लोगों को ही प्रेफरेंस दी जाती थी। तमिल ने अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड और अपने आप को अलग समझा, एक्सक्लूडेड मान लिया। रिजल्ट क्या हुआ? एथनिक टेंशन हो गई एंड सिविल वार तक की नौबत आ गई, और वो डिमांड करने लगे तमिल एलम की, और तमिल एलम मतलब होता है सेपरेट स्टेट, यानी कि देश के अंदर हमको एक अलग स्टेट की जगह दी जाए। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? आगे है मेजॉरिटी इन श्रीलंका जो है उसका बैकग्राउंड क्या है। श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में, ध्यान रखिएगा।
मेजॉरिटी कम्युनिटी वहाँ सिनालीज है, जिसका हमने अभी आपको बताया 74% है, और उन्होंने पूरी पॉलिटिक्स में और गवर्नेंस में डोमिनेट कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया। अब अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म, तो आप बताएंगे मेजॉरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री, जिसका पूरा कब्जा होता है देश के ऊपर, शासन व्यवस्था होती है, इट्स ओन इंटरेस्ट, और जिसमें अपना ही इंटरेस्ट देखती है, इग्नोरिंग द नीड्स एंड राइट टू माइनॉरिटी, और जहाँ पर जो है माइनॉरिटी की क्या होती है उपेक्षा कर दी जाती है, उनको ध्यान नहीं दिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेजॉरिटेरियन मेजर्स क्या होते हैं श्रीलंका में, कौन कौन से कदम उठाए गए, तो आपको बता दें कि 1956 में सिन्हाला डिक्लेयर द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इग्नोरिंग तमिल, तमिल को इग्नोर करते हुए वहाँ की सरकार ने 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। दूसरा है गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी एडमिशन बिगिन टू फेवर सिन्हाला, यानी इन जगहों पर केवल सिन्हाला को ही प्राथमिकता दी गई। थर्ड नंबर है बुद्धिज्म वॉज गिवन स्पेशल स्टेटस इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि श्रीलंका के जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ बुद्धिज्म लोगों को ज़्यादा ही वरीयता दी गई। स्टेट प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, और ऐसे लोगों को जो है बढ़ावा दिया गया, उनको प्रोटेक्शन दिया गया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ देखते हैं। इम्पैक्ट ऑन श्रीलंकन तमिल, श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल हैं उन्होंने अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड पाया, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पर हो, चाहे एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट, रिलीजन, हर जगह उन्होंने अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड पाया। बिकेम इंक्रीजिंगली एलाइनेटेड, जिससे क्या हो गए वो एलाइनेट हो गए, अलग हो गए। एंड नो मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय सिन्हाला बुद्धिस्ट एड्रेस देयर कंसर्न, और किसी भी वहाँ की पार्टी ने उनकी चिंता नहीं की। इसके बाद चलते हैं आगे, क्या होता है तमिल का रिस्पॉन्स क्या रहा। तमिल ने फॉर्म की पॉलिटिकल पार्टी, लॉन्च किया स्ट्रगल करना, एंड रिकॉग्नाइज तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, और उन्होंने कहा मांग की कि हमें भी ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल की दी जानी चाहिए। अचीव रीजनल ऑटोनॉमी, उनको भी ऑटोनॉमी की मांग की। एंड गेन इक्वल एक्सेस टू द एजुकेशन जॉब, और वो भी मांग कर रहे थे कि हमें भी सरकारी नौकरियों में इक्वल अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन में दी जाए। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है क्या है उसको भी देखते हैं। फिर उन्होंने डिमांड ऑटोनॉमी वर इग्नोर, और बार बार उनकी बात को इग्नोर कर दिया जा रहा था। बाय 1980s में सम तमिल ग्रुप बिगेन टू डिमांड ए सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट, उन्होंने कहा कि हमें श्रीलंका के अंदर जो है नॉर्थ ईस्ट साइड में एक अलग सेपरेट स्टेट दे दिया जाए, ताकि हम अपनी कम्युनिटी का अच्छा से काम कर सकें। और इसी बात को लेकर वहाँ सिविल वार हुआ, विच इज लास्टेड बाय डिकेड, और कई सालों तक चला, जो लगभग 2009 में जाकर के ख़त्म हुआ था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो वहाँ एकोमोडेशन अपनाया गया। इन बेल्जियम में एक यूनिक अप्रोच थी टू यूनिटी, वहाँ पर यूनिटी को कायम करने के लिए, एकता को कायम करने के लिए एकोमोडेशन कह सकते हैं, एक अच्छी सोच थी, एक अच्छा कदम था। एक यूनिक अप्रोच टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बेल्जियम फेस रीजनल, हालांकि बेल्जियम में भी रीजनल लिंग्विस्टिक टेंशन था, स्पेशली बिटवीन डच और स्पीकिंग डच लोगों के बीच में, और जो फ्लेमिश थे या फ्रेंच जो वलोनिया में रहते थे, इन दोनों के बीच में मतभेद चले आ रहे थे। इंस्टेड ऑफ इन्फोर्सिंग मेजॉरिटेरियन रूल, बेल्जियन लीडर चूज एकोमोडेशन, इसके बावजूद भी उन्होंने एकोमोडेशन को चूज किया, पावर शेयरिंग के मॉडल को चुना, और डाइवर्सिटी में एक दूसरे को रेस्पेक्ट दिया। आगे चलते हैं की फीचर्स ऑफ बेल्जियम मॉडल क्या है। 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम की गवर्नमेंट ने 4 बार जो है अपने देश का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बदला टू बिल्ड अ सिस्टम, और एक ऐसा सिस्टम बदला कि नो कम्युनिटी डोमिनेट द अदर, कि कोई भी कम्युनिटी दूसरे पे डोमिनेट ना करे। और दिस पावर शेयरिंग मॉडल हैज सेवरल इनोवेटिव फीचर्स, और इसमें कई सारे फीचर्स निकल के आते हैं, उसको हम बताते हैं बारी बारी से। पहला फीचर्स है इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन को चुना। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, अगर 10 डच के मिनिस्टर्स हैं तो 10 ही फ्रेंच के मिनिस्टर होंगे, ये व्यवस्था को अपनाया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन।
स्पेशल लॉस कैन बी पास ओनली विद द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी। कोई भी रूल एंड लॉ पास होना है तो दोनों की सहमति के बिना पास नहीं हो सकता। नो सिंगल कम्युनिटी कैन इम्पोज डिसीजन यूनिलेटरी, और कोई भी कम्युनिटी अकेले निर्णय नहीं ले सकती। ये बहुत ही अच्छा उन्होंने कदम उठाया, ये फीचर्स है। अगले फीचर्स की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट विद रियल पावर, यानी कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क ट्रांसफर कर दी गई स्टेट गवर्नमेंट में, जहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे रीजन को, देश को। दीज स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल, और ये सारे स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं कहलाएंगे, यानी कि उनको भी काम करने की आज़ादी रहेगी। फेडरलिज्म इन एक्शन रेस्पेक्टिंग रीजनल ऑटोनोमी, अर्थात फेडरल व्यवस्था को अपनाया गया, फेडरलिज्म को अपनाया गया, यानी कि छोटी इकाई भी अपने फ्री होकर काम कर सकती है। तीसरा फीचर्स क्या निकल के आता है उसको समझते हैं। ब्रुसेल्स जो है, जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन अपनाया गया। ब्रुसेल्स में जो कैपिटल सिटी है, सेपरेट गवर्नमेंट बनी, जहाँ पर डच और फ्रेंच दोनों स्पीकर इक्वल पावर में थे, दोनों की संख्या भी इक्वल थी। द फ्रेंच एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच एक्सेप्टेड इट्स नेशनल लेवल। तो वहाँ पर दोनों ने अपनी पावर शेयरिंग को रेस्पेक्ट दिया, और म्यूचुअल रेस्पेक्ट और कंप्रोमाइज से वहाँ पर सरकार बनी और उन्हें चलाई। अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है। इसके बाद आते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट पर, यानी कि वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करें। एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो एग्जिस्ट करती है जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ सेम लैंग्वेज, यानी कि एक ही लैंग्वेज के बोलने वाले लोग, चाहे वो डच हो, चाहे फ्रेंच हो या जर्मन, और कहाँ रहते हैं कोई मतलब नहीं, अर्थात उनके अपनी कम्युनिटी को लेकर के जो गवर्नमेंट बनी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाती है, जो अपनी कम्युनिटी की प्रोटेक्शन करती है। दे मैनेज लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज को मैनेज करते हैं, एजुकेशन, कल्चर को, ठीक है, इंश्योर करते हैं कि कल्चरल राइट्स और आइडेंटिटी उनकी प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षा मिले। रिजल्ट क्या निकल के आया? रिजल्ट ये निकल के आया कि बेल्जियम का जो मॉडल था, जो कॉम्प्लेक्स मॉडल था, उन्होंने युद्ध लड़ने से, सिविल कन्फ्लिक्ट होने से बचे। दूसरा, माइनॉरिटी राइट्स मिले, और तीसरा है नेशनल यूनिटी कायम हुई। और जो मॉडल ब्रसल्स का था, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, उसको सम्मान मिला, यानी कि यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो ब्रसल्स में ही बनाया गया, वहाँ की व्यवस्था को देखते हुए। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका? हमने दोनों से क्या सीखा? बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका डेमोक्रेसी, दोनों जगह डेमोक्रेसी है, हमने ये देखा। फिर भी दे हैंडल द इशू ऑफ पावर शेयरिंग वेरी डिफरेंटली, लेकिन दोनों ने अपने अपने देश के पावर को हैंडल करने का जो तरीका था वो अलग अलग था। जैसा कि हमने आपको बताया, ए मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने रेस्पेक्ट दिया, रेस्पेक्ट डिफरेंसेस अमंग कम्युनिटीज, दे क्रिएटेड म्यूचुअल एक्सेप्टेबल पावर शेयरिंग, और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने सरकार बनाई। एज ए रिजल्ट बेल्जियम रिमेन यूनाइटेड, इसका रिजल्ट क्या हुआ? हमेशा यूनाइटेड है, पीसफुल और डेमोक्रेटिक चला आ रहा है। वहीं की हम बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका में एक केस ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म को अपनाया गया, जहां पर सिन्हाला मेजॉरिटी के हिसाब से सरकार बनाई गई और पूरा डोमिनेंस उसी देश में चला। यहाँ पर तमिल लोगों को जो है, माइनॉरिटी को इग्नोर किया गया, रिफ्यूज टू शेयर पावर एंड रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी लोगों को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, उनकी सारी मांगों को रिफ्यूज किया गया। दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट, जिसका कारण आपने देखा ही है, वहाँ कन्फ्लिक्ट, झगड़ा हुआ और सिविल वार जो है हुई और नेशनल डिसयूनिटी कायम हुई, वहाँ पर वो सरकार बिखर गई। तो लेसन क्या मिलता है इससे क्या मिलता है लेसन? रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, हमें डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना है। शेयरिंग पावर शेयर करना है, इसेंशियल हो जाता है नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए और देश के अंदर स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए। इम्पोजिंग मेजॉरिटी रूल कैन लीड टू द डिवीजन एंड वायलेंस, और जब हम कोई चीज़ मेजॉरिटी रूल करते हैं तो वहाँ पर वायलेंस होता है, डिवीजन होता है, उससे बचते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि बेल्जियम ने जो है पावर शेयरिंग का दो तरीका अपनाया। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और दूसरा होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दोनों वे को जो फेडरल में आते हैं उसको अडॉप्ट किया और देश में पीसफुल यूनिटी और जो डिस्क्रिमिनेशन था आपस में उसको रेस्पेक्ट देते हुए देश में सरकार बनाई और स्टेबल। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं बेल्जियम जो है, बेल्जियम का जो मॉडल है वो सक्सेस रहा, वहीं पर श्रीलंका का जो मेजॉरिटी मॉडल था वो फेल हुआ। तो बेल्जियम का एकोमोडेशन मॉडल पास हो गया
और वहीं पर श्रीलंका का जो मेजोरिटरियनिज्म या मेजॉरिटी वाला जो फार्मूला था वो फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने वहाँ की माइनॉरिटी को नज़रअंदाज कर दिया था। इस तरीके से पूरा चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।